तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 3 है और इस क्लास में भी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर हम लोग देखें पिछले 2 क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति, सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी उत्पन्न विवाद के कारण थे इसको, साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों के मत देखे थे, जिसमें हम लोग बेसिकली 3 तरह के सिद्धांत पढ़े। पहला है आपका हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में विदेशी प्रभाव का सिद्धांत, इसका तर्क और वितर्क, साथ ही साथ इसका निष्कर्ष देखें। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के संबंध में आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत देखें। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति में या उद्भव में देशी क्रमिक सिद्धांत के बारे में पढ़ें और लास्ट में इसका भी निष्कर्ष दिए। और सबसे जो आपका सर्वमान्य था वो आपका हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में जो देशी क्रमिक सिद्धांत है, इसी को ही ज़्यादा तार्किक जो है वो देखने को मिलता है और इसी को ज़्यादा जो है वो सर्वमान्य माना गया है। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखे और उससे संबंधित प्रमुख स्थलों की चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल और धौलावीरा को डिटेल से पढ़े थे। इसके अलावा कुछ और भी अलग अलग साइट्स थे जिनका हम लोग केवल वहाँ पे जिक्र कर दिए थे, जैसे कि राखीगढ़ी, रोपड़, कोट दीजी, कालीबंगा, सुतकांगेर और बनावली। इसके बाद अगर हम लोग देखें आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और ये क्या क्या विशेषता है, क्या क्या फीचर्स है, इसको हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग विशेषता की बात करें तो सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नगर नियोजन, भवन निर्माण, जल प्रबंधन, सड़कें और कुओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सामाजिक जीवन, जिसमें सामाजिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, परिवार, भोजन, स्त्रियों की दशा, आभूषण, श्रृंगार, वस्त्र, मनोरंजन के साधन, उपकरण और औजार, यातायात के साधन, औषधियाँ और लास्ट में हम लोग अंतिम संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था वो हम लोग जानेंगे। फिर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग कृषि, पशुपालन, व्यापार और व्यवसाय, विदेशी व्यापार और आपका शिल्प और उद्योग के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन देखेंगे, जिसमें मातृ देवी की पूजा, पशु पूजा, नदी पूजा, सूर्य पूजा, योनि पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा, अन्य प्रथाएं जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका कला एवं स्थापत्य है, जिसमें आपका नगर स्थापत्य, साथ ही साथ कला स्थापत्य देखेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका लिपि थी भाव चित्रात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्टोग्राफी, वो देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्थापत्य में हम लोग सार्वजनिक जो भी स्थापत्य है वो देखेंगे, व्यक्तिगत स्थापत्य थे उसको पढ़ेंगे और आपका विशिष्ट जो भी यूनिक जो आपका स्थापत्य था उसको भी हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। आप हमेशा जब भी आंसर लिखिएगा तो यहाँ पे मैप बनाइएगा जरूर से, वर्ल्ड का मैप, और साथ ही साथ जो है वो आपका भारत का नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है उसको भी बनाइएगा। वर्ल्ड के मैप में आप बतलाइएगा कि जब देखिएगा तो चार्ट हो मेन उस समय जो है सभ्यता, सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इराक और ईरान वाले क्षेत्रों में जो है वो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जिसको हम लोग सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, जो कि आपका दजला एवं फरात नदी के किनारे थी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपका मिस्र जो देश है, यहाँ पे मिस्र सभ्यता थी जो कि आपका नील नदी के किनारे जो थी। इसके अलावा अगर देखिए हम लोग तो आपका यहाँ पे भारत के उत्तर पश्चिम वाले भाग में, खास करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत का उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मिलाकर एक सिंधु घाटी सभ्यता थी जो कि आपका सरस्वती नदी के किनारे या फिर जो है वो आपका हड़प्पा नदी के किनारे मौजूद थी। सरस्वती नदी, हड़प्पा नदी और आपका सिंधु नदी किनारे थी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो चाइना में भी एक सभ्यता थी जो कि आपका चीनी सभ्यता थी, जो कि आपका पीली नदी, जिसको हवांग नदी भी कहा जा रहा है, वो उस नदी के किनारे मौजूद थी। तो इस तरह देखिएगा तो प्राचीन सभ्यता 4 गो थी, जिसमें से प्राचीन चारों सभ्यताओं में से एक इंपॉर्टेंट सभ्यता आपका सिंधु घाटी सभ्यता भी जो थी ये थी। फिर बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग मान्यता था, जिसमें से सबसे जो सर्वमान्य था वो आपका इंडिजीनियस जो है प्रिंसिपल जो था वही आपका सर्वमान्य रहा, यानी कि देशी उत्पत्ति का जो है सिद्धांत, इसी को ही ज़्यादा जो है वो तार्किक माना गया, लॉजिकली। अब हम लोग जो है वो आज की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता देखेंगे और यहाँ पे जो विशेषता है वो अलग अलग पढ़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, और अगर कोई भी विशिष्ट व्यवस्था था जैसे कि आपका टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, इन सभी के बारे में भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे पाइएगा कि ये रहा आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं और इसमें हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में देखना पड़ेगा और इसमें हम लोग सब पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और विशिष्ट व्यवस्था अगर कोई था वो भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब विशिष्ट बोला जा रहा है एकदम यूनिक, मतलब कि खास इसी सभ्यता में ऐसा देखने को मिला है और ऐसा कहीं भी देखने को मिला नहीं था।
जिसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान है। ये सबसे पहले हम लोग टॉपिक इसी को पढ़ेंगे कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें क्या क्या विशिष्ट पहचान था, यानी कि एकदम इसका यूनिक पूरा एकदम आइडेंटिफिकेशन था, कुछ कुछ इसका कुछ यूनिक आइडेंटिटी था। क्या था वो देखिए। सबसे पहले जो है वो आपका नगर नियोजन की बात की जा रही है, यानी कि टाउन प्लानिंग की बात की जा रही है। नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग की बात की जा रही है, जिसमें हम लोग भवन निर्माण, जल प्रबंधन, सड़क, अन्नागार, स्नानागार, इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं इसमें। तो बताया जा रहा है कि अगर हम लोग नगर नियोजन की बात करें तो नगर नियोजन के बारे में देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। सो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका नगर नियोजन है। तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विशिष्ट पहचान देख रहे हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो विशिष्ट व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं, जिसमें हम लोग विशिष्ट पहचान के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग देखते हैं। और टाउन प्लानिंग को भी हम लोग भवन निर्माण, स्नानागार, जल प्रबंधन, अन्नागार और सड़कों, कुओं इत्यादि में बांट कर हम लोग इसको देखेंगे कि करके क्या है क्या नहीं है वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है कि नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है वो मतलब कि महत्वपूर्ण और आधारित विशेषता मानी जाती है, यानी कि सारा कुछ इसी के ऊपर बेस्ड था, डिपेंड था। तो जो नगर नियोजन था, जो आपका टाउन प्लानिंग जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और आधारित विशेषता जो है वो मानी जाती है। सबसे मेन फीचर यही था इसका, टाउन प्लानिंग। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण और आपका आधारित व्यवस्था जो है वो मानी जाती है। फिर देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के बाद बहुत समय तक यह माना जाता रहा था कि सभ्यता की नगर योजना किसी चमत्कारी मस्तिष्क का नियोजन था। तो जब ये सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी मिला था, फिर इनका जो है वो कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा इनका टाइम पीरियड देखा गया, तो बताया गया ये आपका 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे और नया नया खोज हुआ, अन्वेषण हुआ, तो आपका हड़प्पा से पहले यानी कि प्राग हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिले। फिर आपका हड़प्पा सभ्यता जब चल रहा था उस समय के साक्ष्य मिले। फिर हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो काल है उस समय के भी, यानी कि हड़प्पोत्तर जो है वो भी जगहों के साइट्स के जो है वो सोर्सेस जो है वो देखने को मिलते हैं। यानी कि तीनों फेज मिला, हड़प्पा से पहले, हड़प्पा के समय और हड़प्पा के बाद, तीनों काल का आपको जो है वो फेज देखने को मिलता है। तो ये सब देखने से पता चलता है, स्टार्टिंग में ये सब नहीं मिला था, धीरे धीरे खोज हुआ तब पता चला। तो स्टार्टिंग में जब आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी मिला, तो जानकारी मिलने के बाद लोगों के मन में सवाल उठा कि भाई हम लोग जो पहले हम लोग पढ़ते थे कि वैदिक काल से हमारा सभ्यता स्टार्ट हुआ है। वैदिक काल जो थी वो आपका ग्रामीण थी। वैदिक काल से पहले भी एक सभ्यता थी जो कि आपका नगरीकृत थी, और वो इतना एकदम वो इतना परफेक्ट था कि सब लोग सोचते थे ना कि ये एकदम चमत्कारी मस्तिष्क का ये नियोजन था, उसी का ये प्लानिंग था। ये जो प्लानिंग जो था वो एकदम पूरा एकदम चमत्कारी मस्तिष्क का ये नियोजन था। तो ये बताया जा रहा है कि इतना जो सभ्यता है वो कैसे, इसमें किसी भी सभ्यता में इतना जो टाउन प्लानिंग है, जो नगर नियोजन है, वो इतना ज़्यादा सही कैसे हो सकता है। तो ये सभी के मन में ये सवाल था। तो बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के बाद बहुत समय तक यह माना जाता रहा था कि सभ्यता की जो नगर योजना है वो किसी चमत्कारी मस्तिष्क का ये क्या है, नियोजन है, चमत्कारी मस्तिष्क का ये नियोजन था। फिर बोला जा रहा है कि शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता था कि हड़प्पा के नगर एक समान निश्चित योजना पर बने हुए। तो स्टार्टिंग में ये ऐसा प्रतीत होता था कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता का जो भी आपका नगर है वो एक ही समान और एक ही निश्चित योजना पर बनाए गए होंगे सब लोग, सब कुछ को, और इनकी समानता ही इन्हें एक सभ्यता का अंग बनाती है। ठीक है ना। तो बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में जब आपका खोज हुआ, अन्वेषण हुआ, तो खोज से पता चला कि ये जो सभ्यता है यहाँ पे सभी जैसा ना, एक ही जैसा जो है सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। सभी का जो भवन है वो एक ही जैसा मिल रहा है, समकोण मिल रहा है, ग्रिड पद्धति का अपनाया गया यहाँ पे। और इसी को ये सब देखने के बाद लोग बोले कि ये एक सभ्यता थी, एक सभ्य समाज था। ठीक है ना। आगे देखिए, परंतु आधुनिक खोजों के बाद अब यह विचार अस्वीकृत हो गया है या फिर अस्वीकृत हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण एकाएक हुआ था और योजना में एकरूपता थी। देखिए क्या है, पहले लोगों को लगता था ना कि ये जो समाज है, ये जो सभ्यता था, ये सभ्यता में जो आपका टाउन प्लानिंग है वो एक चमत्कारी मस्तिष्क का ये प्लानिंग है, यानी कि उसी का ये नियोजन है। शुरुआत में ऐसा भी लगता था कि यहाँ पे सारे घर जो है एक समान देखने को मिलते थे। तो सबको मन में ये टेंशन था, मतलब ये सबके मन में ये सवाल था कि इतना परफेक्ट आज से उतना हज़ारों वर्ष पहले कैसे किसी के मतलब कि दिमाग में आ सकता है कि ऐसा व्यवस्था हो। एकाएक एक भी हम लोग को ऐसा घर या ऐसा जगह नहीं मिला जो कि आपका प्रॉपर वहाँ पे सारा व्यवस्था ना हो।
एकदम अभी के जैसा एडवांस इंजीनियरिंग का वहाँ पे उपयोग किया गया था। तो ऐसा लगता था कि ये कोई जो है चमत्कारी मस्तिष्क का ही ये प्लानिंग होगा, उसी का ये नियोजन होगा। लेकिन अब हाल फिलहाल में जो भी आधुनिक खोज हो रहा है, इसके आधार पे अब ये विचार जो है वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं रहा, अस्वीकृत हो गया। ये अस्वीकृत हुआ कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर है उसका निर्माण एकाएक नहीं हुआ है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, समय दर समय, धीरे धीरे हुआ, उसका विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग को कुछ कुछ ऐसा भी स्थल मिला, क्योंकि पहले हड़प्पा से पहले के फेज वाले कोई भी स्थल नहीं मिले थे, ठीक है ना। लेकिन जब ये फेज हम लोग को जब मिलना स्टार्ट हुआ बाद में, कई सालों के बाद, तब ये विचार जो है वो थोड़ा सा सवाल मन में आया कि हाँ ये जो है वो सही है। कि पहले लोग अविकसित थे, ग्रामीण थे, फिर धीरे धीरे लोगों के पास कृषि का उपज अच्छा खासा हुआ, व्यापार करने लगे। साथ ही साथ उन लोग जब व्यापार करते रहे तो उन लोगों के पास विदेशी व्यापार भी खुलने लगा साधन, फिर उन लोगों के पास आय बढ़ने लगा, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, तब उन लोग भी थोड़ा थोड़ा ग्रामीण से शहरी की ओर कन्वर्ट हुए, और आपका जो है वो उन लोग सभ्य हो गए और भी ज़्यादा। इस तरह से धीरे धीरे देखने को मिलता है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि परंतु आधुनिक खोजों के बाद अब यह विचार अस्वीकृत हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण जो है वो एकाएक हुआ था और योजना में एकरूपता थी। तो बताया जा रहा है कि योजना में एकरूपता तो नहीं थी, कई सारे ऐसे भी स्थल मिले हैं जहाँ पे आपका प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं है। अधिकांश में टाउन प्लानिंग है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी जगह मिले हैं जहाँ पे प्रॉपर आपका टाउन प्लानिंग नहीं था, मतलब कि नगर नियोजन जो है उसमें एकरूपता सभी जगह एक नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। उल्लेखनीय है कि सभ्यता के शहरी केंद्र बाढ़ के मैदानों, रेगिस्तानों के किनारे, समुद्री तटों या फिर छोटे पठारों पर स्थित है, अतः उनमें विविधता होना संभाविक है। बताया जा रहा है कि सभ्यता का जो शहरी केंद्र जो है, तो शहरी जो केंद्र है यानी कि जो आपका मेन जो एरिया है, जैसे कि मोहनजोदड़ो की बात करें, कालीबंगा की बात करें, चंदहुदड़ो की बात करें, लोथल, बनावली, ये सभी की बात करें अगर हम लोग, तो सभी जगह ना अलग अलग जगह पे था। कोई आपका मैदानी क्षेत्र में था, कोई पहाड़ी क्षेत्र में था, कोई कोई नदियों के किनारे स्थित था, कोई आपका रेगिस्तान वाले क्षेत्र में था, कोई आपका समुद्री तटों के किनारे था, कोई कोई छोटे छोटे पठारों पर स्थित था। ऐसे में सभी जगह का जो स्ट्रक्चरिंग होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, क्योंकि ये भारत का उत्तर पश्चिम, पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और साथ ही साथ जो है वो आपका अफगानिस्तान का भी क्षेत्र में शामिल था। ये छोटा मोटा एरिया में नहीं था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो एरिया में ये फैला हुआ था। तो सभी जगह एक ही जैसा तो एरिया नहीं मिलेगा ना, स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा ना। अगर आप अभी वर्तमान में देखिएगा तो नॉर्थ इंडिया में घर जो है उसका डिज़ाइन अलग बनता है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो घर का डिज़ाइन है वो अलग बनता है, जहाँ पे भूकंप वगैरह ज़्यादा आते हैं वहाँ पे जो है घर का डिज़ाइन अलग बनता है। तो ये एकरूपता नहीं होगी, समझे। तो उल्लेखनीय है कि इस सभ्यता के शहरी केंद्र बाढ़ के मैदानों, रेगिस्तान के किनारों, समुद्री तटों या फिर छोटे पठारों पर स्थित है, अतः उनमें विविधता होना स्वाभाविक है। तो सिंपल सी बात है कि जो जितनी भी जगहें मिली है वो सभी अलग अलग जगहों पे है, अलग अलग क्षेत्रों में है, अलग अलग टोपोग्राफी वहाँ पे स्थलाकृति देखने को मिलती है, जिस कारण से वहाँ का जो टाउन प्लानिंग है उसमें भी एकरूपता नहीं मिलेगी, वहाँ पे विविधता होना संभाविक है। आगे देखिए, सामान्यतः देखा जाए तो नगर नियोजन में पश्चिम में ऊंचाई पर किला बना होता था। अगर हम लोग देखिए, ये नगर नियोजन की बात करते हैं, ये घर बन गया है, ये हम लोग जानते हैं, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ईस्ट वेस्ट, ये आपका उत्तर हो गया यानी कि नॉर्थ, और ये आपका दक्षिण हो गया यानी कि साउथ। तो ये जो आपका पश्चिम वाला जो किनारा है ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा हुआ करता था, ठीक है ना। ये देख लीजिए ऐसा, ये जो है पश्चिम, ये थोड़ा सा ऊंचा हुआ करता था। तो बताया जा रहा है कि सामान्यतः देखा जाए तो जो नगर नियोजन है यानी कि जो टाउन प्लानिंग है वो पश्चिम में ऊंचाई पर किला बना होता था। यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा किला बना होता था जो दीवार से घिरा रहता था, जो क्या होता था, दीवार से घिरा रहता था, अर्थात ये दुर्गीकृत होता था। यानी कि ये जो किला बना है वो मतलब वो जैसे देखते हैं ना कि ये घर है, घर के किनारे किनारे जो है हम लोग बाउंड्री करवा देते हैं ऊंचा ऊंचा, तो ये बाउंड्री हम लोग चारों तरफ करवाते हैं ना अभी, लेकिन ऐसा नहीं था। वहाँ पे जो बाउंड्री था वो केवल पश्चिमी भाग में बाउंड्री था ऊंचा ऊंचा, केवल पश्चिमी भाग में जो है वो ऊंचा ऊंचा बाउंड्री था। इसको हम लोग बोलते हैं दुर्ग। तो यानी कि पश्चिमी जो भाग था वो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और इसी को जो है वो दुर्गीकृत कहा जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। और पूर्व में निचला नगर बिना चार दीवारी के होता था, और ये पूर्व में जो भी नगर है, जो भी शहर है, वो चार दीवारी के, मतलब चार दीवारी यहाँ पे नहीं बना हुआ है, बाउंड्री नहीं किया हुआ है, बिना बाउंड्री का है। तो पश्चिम बाउंड्री वाला है और बिना पश्चिम जो है वो मतलब पूर्व जो है वो आपका बिना बाउंड्री का है।
पश्चिम जो है वो आपका दुर्गीकृत है और जो पूर्व वाला जो निचला नगर है वो आपका दुर्गीकृत नहीं है। ऐसा भी था कि ये वाला जो भाग है, पूर्व वाला जो भाग है थोड़ा सा ढलान में था, नीचे था, और आपका जो पश्चिम वाला जो भाग है थोड़ा सा ऊंचा में था, ऐसा भी था। ये टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृतियों के माध्यम से ऐसा भी हो सकता है। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि सामान्यतः देखा जाए तो नगर नियोजन में पश्चिम में ऊंचाई पर किला बना होता था जो दीवार से घिरा रहता था अर्थात दुर्गीकृत था, और पूर्व में निचला नगर बिना चार दीवारी के होता था। तो जो निचला नगर है पूर्व में वो बिना चार दीवारी के होता था, ठीक है ना, बिना चार दीवारी के होता था। परंतु विभिन्न नगरों के प्रकाश में आने के बाद इनमें अंतर स्पष्ट होने लगा। तो अलग अलग जब हम लोग और समय का खोज होते गया, समय में और अलग अलग जगहों का खोज हुआ, तो उससे ये चीज़ पता चल गया है कि इसमें जो है नगरों में अंतर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने लगा। जैसे कि कालीबंगा के दोनों भाग दीवार से घिरे होते थे, वहीं लोथल में विभाजन ही नहीं था, जबकि धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। इतना ही नहीं, इनके निर्माण में भी अलग अलग जो है वो विभिन्नताएँ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 3 को नाम दिया जा रहा है। एक लिया जा रहा है आपका कालीबंगा का। तो कालीबंगा के बारे में बताया जा रहा है, कालीबंगा जो है वो आपका दोनों भाग में उसका दीवार बना हुआ था, यानी कि उसका पूर्व में भी और उसका पश्चिम भाग वाला भी, यानी कि पूर्व साइड और आपका पश्चिम साइड, दोनों साइड जो है वो ऊंची ऊंची दीवारों से ये घिरा हुआ था, यानी कि दुर्गीकृत था। वहीं अगर हम लोग लोथल की बात करें, लोथल की, कालीबंगा के बाद हम लोग देखते हैं लोथल की बात करें, तो लोथल में किसी भी तरह का कोई विभाजन था ही नहीं, सारा एक जैसा था। और वहीं अगर हम लोग धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जो है वो 3 भाग में विभाजित था। बाकी जितना भी जगह है वो आपका 2 भागों में विभाजित था, लेकिन धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। ये भी देख लीजिए। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि जबकि धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, और इतना ही नहीं, इनके निर्माण में भी जो है वो विभिन्नताएं देखने को मिलती है, यानी सभी जगह जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। पहले हम लोग कालीबंगा का बात किए, फिर हम लोग जो है वो आपका लोथल की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो आपका धौलावीरा की बात करते हैं। तो कालीबंगा में दोनों साइड दीवार से ये घिरा हुआ था, लोथल में किसी भी तरह का कोई भी विभाजन नहीं था, और अगर हम लोग धौलावीरा की बात करें तो ये आपका 3 भागों में विभाजित था। और वहीं अगर हम लोग देखें तो अलग अलग जगहों पे जो है उसका निर्माण प्रक्रिया जो है वो भी आपका अलग अलग देखने को मिलता है, और लगता है कि अलग अलग शहरों का निर्माण अलग अलग समय में हुआ है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जो अलग अलग शहर है उन सभी शहरों का जो सिटी का निर्माण जो है वो एक ही समय पे नहीं हुआ, बल्कि अलग अलग समय पे हुआ है। अगर एक ही समय पे होता तो सभी का जो आर्किटेक्चर है, सभी का डिजाइन है, सभी का जिस मतलब कि ईंटों का प्रयोग हुआ है या जिस तरह का पदार्थों का प्रयोग हुआ, सब एक जैसा मिलता ना, नहीं, अलग अलग समय पे हुआ है और अलग अलग इस सभी का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और आगे देखिए, और लगता है कि अलग अलग शहरों का निर्माण अलग अलग समय में हुआ होगा। हालांकि ईंटों में अनुपातिक एकरूपता बनी रही और ऐसा माना जा सकता है कि इनका निर्माण व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ। अब देखो, ईंट जो हम लोग वहाँ पे प्रयोग किया जा रहा था, ईंट का, ब्रिक्स का, उसमें ना अनुपातिक एकरूपता बनी रही थी, यानी कि इतना बड़ा ईंट लिया जा रहा है मान के, तो हर जगह इतना ही बड़ा ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि इसका जो लंबाई है वो आपका 4 मीटर है और इसका जो चौड़ाई है वो आपका 2 मीटर है, तो इसका भी लंबाई 4 मीटर, इसका भी चौड़ाई 2 मीटर, तो हर एक जगह में जो ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है उसका अनुपातिक एकरूपता तो देखने को मिल रहा है, सभी का जो है अनुपात एक ही जैसा था, 4-2-4-2, ये एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ और भी होगा इसका। तो सभी जगह जो है वो सभी एक ही जगह एक ही जैसा ईंटों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि इनका जो निर्माण है वो व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ होगा, ठीक ना। आखिर कोई तो ऐसा रीजन होगा, तो इनका जो निर्माण है वो आपका व्यक्तिगत रूप से नहीं हुआ होगा, ऐसा मान्यता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो पॉइंट था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नगर जो आपका नगर नियोजन है, ये नगर नियोजन किस तरीके से हम लोग देखें वो आपको समझ में आ गया होगा। नगर नियोजन को सर लगभग 1.5 पेज में समझाए हैं, ठीक है ना। तो आप इसको कम से कम इतना पढ़ने के बाद 1 पेज लिखने की स्थिति में रहिएगा। तो नगर नियोजन क्या था क्या नहीं था वो इससे आप समझ लीजिएगा, और जो भाषा शैली का जो निर्माण है वो आप बार बार इसको पढ़िएगा, तभी आपका भाषा शैली का जो है वो निर्माण हो पाएगा। क्योंकि ये फैक्ट तो नहीं है ना कि आप फैक्ट पढ़ लीजिएगा तो आपका भाषा शैली प्रिपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इसको बार बार बोलिएगा, बार बार पढ़िएगा, तो ही आपका जो है वो भाषा शैली का निर्माण हो पाएगा। तो ये आपका जो है नगर नियोजन था, इस तरीके से बना था नगर नियोजन। नगर नियोजन के बाद अगर हम लोग भवन निर्माण की बात करें तो भवन निर्माण कैसे था वो देख लीजिए। बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में भवनों का जो निर्माण है वो महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे, जो भवनों का निर्माण होता था, वो एक महत्वपूर्ण विशेषता, यहाँ की एक यूनिक फीचर देखने को मिलती है।
महत्वपूर्ण विशेषता थी ये। बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत कुछ कुछ विशाल सार्वजनिक भवन बनाए गए हैं और हम लोग को ऐसे स्थलों की प्राप्ति हुई भी है, यानी कि यहाँ पे इस सभ्यता में विशाल सार्वजनिक भवन भी बनाए गए हैं। अगर हम लोग बात करें स्नानागार की, हम लोग बात करें अन्नागार की, तो ये सभी विशाल सार्वजनिक भवन थे जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती थी। इसके अंतर्गत कुछ विशाल सार्वजनिक भवनों स्थलों की प्राप्ति हमें देखने को होती है। अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा से सार्वजनिक भवनों की प्राप्ति हुई है, तो हड़प्पा से भी मिला है और हम लोगों को मोहनजोदड़ो से भी मिला है। तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा से सार्वजनिक भवनों की प्राप्ति हुई है और हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो के गद्दी क्षेत्र में विशाल स्नानागार मिले हैं। तो आपका बताया जा रहा है कि हड़प्पा के साथ साथ जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा में भी मिला है सार्वजनिक भवन और इसी तरह जो है आपका मोहनजोदड़ो क्षेत्र जो है वहाँ पे भी आपका सार्वजनिक भवन देखने को मिलता है। तो हड़प्पा में भी आपका विशाल अन्नागार, फिर मोहनजोदड़ो में भी विशाल अन्नागार और आपका विशाल स्नानागार दोनों मिला था। तो हड़प्पा में विशाल अन्नागार मिला, तो वहीं मोहनजोदड़ो में अन्नागार और स्नानागार दोनों मिला था। एक यहाँ पे एक बताया गया है कि जो हड़प्पा में जो विशाल स्नानागार मिला था, हड़प्पा नहीं मोहनजोदड़ो में, वो आपका 12x7x3 था। तो 12:7:3 के अनुपात में था। मतलब कि देख लीजिए ऐसा है, ये ऊंचा की बात कीजिए तो ये 12 है, 12 मीटर होगा ऐसा। अगर लंबाई की बात कीजिए तो ये मतलब ये ऐसा देख लीजिए, चौड़ाई की तो ये 7 है। इसके अंदर में जो भाग था वो आपका 3 मीटर ऐसा था। तो इस तरह करके 3 मीटर या फिर 3 फीट करके होगा ऐसा कुछ, इस तरह से देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये 12:7:3 के रेशियो में था। तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा से सार्वजनिक भवनों की प्राप्ति हुई है। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका मोहनजोदड़ो है वहाँ पे एक गद्दी वाला क्षेत्र है, गढ़ी क्षेत्र, वहाँ से विशाल स्नानागार मिले हैं जो कि 12:7:3 के रेशियो में है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में आपका अन्नागार और आपका सभा कक्ष भवन भी मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो में अन्नागार भी मिले हैं और आपका सभा कक्ष भी मिले, यानी कि सभाओं का आयोजन करने वाला एक रूम होता था, कक्ष होता था, जिसको हम लोग सभा कक्ष कह रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो अन्न भंडार 27 ब्लॉकों में विभाजित था। तो जो आपका अन्न भंडार था वो आपका 27 ब्लॉक में विभाजित था और सभा कक्ष जो है वो आपका 230 और 78 फीट के आकार में वहाँ पे देखने को मिलता है। तो सभा कक्ष जो है 230 और आपका 78 फीट के आकार में बड़ा आंगन था। तो ये मान लीजिए सभा कक्ष है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इसका लंबाई है 230 फीट 30 फीट और इसका जो चौड़ाई है वो है आपका 78 फीट। इतना ये देखने को मिल रहा है आपका तो आपका ये जो मिल रहा है सभा कक्ष। तो सभा कक्ष भवन जो मिल रहा है तो ये इस तरीके रेशियो में मिल रहा है। और जो अन्नागार है वो अन्न भंडार या फिर अन्नागार बोलो, वो आपका 27 ब्लॉक में विभाजित है, यानी कि वहाँ पे छोटे छोटे करके 27 गो ब्लॉक बने हुए थे। और सभा कक्ष में 230 फीट लंबा था और 78 फीट चौड़ा था। सभा कक्ष भवन बीच में एक बड़ा सा आंगन था जिसमें 3 बरामदे खुलते थे तथा अंदर चबूतरे की पंक्तियाँ बनी हुई थी। तो अभी जो बताया गया था ये यहाँ पे बीच में क्या था, यहाँ पे देखते होंगे ना कि यहाँ पे इतना बड़ा आंगन था। यहाँ पे इस साइड चारों तरफ जो है वो चबूतरा बना हुआ था लोगों को बैठने के लिए, बीच में आंगन था। और यहाँ पे देखते होंगे तो मतलब यहाँ पे ना 3 गो बरामदा था, यानी कि एक गेट इधर है, एक गेट इधर है, एक गेट इधर होगा, इस तरह करके। तो ये 3 ठो गेट थे इसमें आने के लिए। आई होप ये वाला भी जो है पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा में सर्वाधिक भवनों की प्राप्ति हुई है। हड़प्पा सभ्यता में जो आपका मोहनजोदड़ो क्षेत्र है वहाँ पे एक गढ़ी क्षेत्र है जहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है 12:7:3 का रेशियो में। और वे यहीं से मोहनजोदड़ो से विशाल जो है अन्नागार मिले हैं, सभा कक्ष भवन भी मिले हैं। अन्न भंडार या फिर जो अन्नागार है वो आपका 27 ब्लॉकों में विभाजित है। सभा कक्ष जो है वो आपका 230 एवं 78 फीट के आकार में बड़ा आंगन था जिसमें 3 बरामदे भी खुलते थे अंदर की ओर। और आपका यहीं पे अंदर में चबूतरे की पंक्तियाँ भी बनी हुई थी जहाँ पे लोग बैठा करते थे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो देखिए जो आपका ये हम 12:7:3 बोल रहे हैं ना, तो लंबाई 12 फीट, चौड़ाई 7 फीट और जो आपका गहराई था डेप्थ था वो आपका 3 फीट था। तो लंबाई, चौड़ाई और आपका गहराई ये तीनों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी तरह हड़प्पा जो शहर है यहाँ पे अन्नागार जो है वो 2 कतारों में निर्मित था। तो यहाँ पे हड़प्पा में भी जो है अन्नागार मिला, ये आपका 2 कतारों में मिला, एक ऐसा एक कतार ऐसा मिला, ठीक है ना, जिसमें प्रत्येक में 6 खंड बने हुए होते थे। तो यहाँ पे 6 खंड 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे भी इस तरह करके 6 को खंड बने होते थे। तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता में यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपका हड़प्पा शहर है, सिटी है, वहाँ पे अन्नगार मिले थे जो कि 2 कतारों में बने हुए थे और जिसमें प्रत्येक कतारों में 6 खंड बने हुए थे और तथा इसके सामने दक्षिण में गोल चबूतरे की कतारें मिलती है जो संभवतः अनाजों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे क्या मिलता है, दक्षिण साइड, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इधर दक्षिण साइड में देखते होंगे तो यहाँ पे गोल गोल चबूतरा बना हुआ था। क्या बना हुआ था, गोल गोल चबूतरा बना हुआ था। और ऐसा माना जाता था कि ये जो चबूतरा है वो आपका संभवतः अनाजों को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे चबूतरा में अनाज को रखा जाता था और यहाँ से अनाज को निकाल के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता होगा या फिर कुछ भी किया जाता होगा, अलग चीज़ है। तो इस तरह से है। तो हड़प्पा जो शहर है यहाँ से अन्नागार जो मिले हैं जो कि आपका 2 कतारों में निर्मित थे जिसमें प्रत्येक कतारों में 6 खंड बने हुए थे और इसके सामने दक्षिण में गोल चबूतरे की कतारें देखने को मिलती है जो कि संभवतः अनाजों को निकालने के लिए ही प्रयोग किया जाता रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के घरों की जो बनावट थी वो साधारण ही थी। यहाँ पे देख लीजिए बोला जा रहा है कि जो आपका सिंधु सभ्यता का जो घरों का जो बनावट है वो कैसी थी, एकदम पूरा नॉर्मल ही थी, साधारण ही थी। यहाँ से एक कोठरी वाले मकान से लेकर 12 कोठरी वाले मकान तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो घरों की जो बनावट थी, डिजाइनिंग था, वो लगभग नॉर्मल था, ज़्यादा भी वैसा हाई फाई नहीं था। और यहाँ पे एक कोठरी वाली यानी कि समझिए कि 1 रूम वाले मकान से लेकर 12 कोठरी वाली यानी 12 रूम वाले मकान देखने को मिलते हैं। इन सभी के अवशेष मिलते हैं। और बताया जा रहा है कि इनके निर्माण एवं नियोजन में काफ़ी विभिन्नताएं देखने को मिलती थी। तो इसका जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग टाइम पीरियड में हुआ है, अलग अलग जो है वो टाइम पीरियड में होने के कारण इन सभी में जो है वो विभिन्नता देखने को मिलती है। और इसका जो नियोजन था, इसका जो प्लानिंग था वो भी अलग अलग देखने को मिलता है। तो सिंधु सभ्यता के घरों की बनावट साधारण ही थी, नॉर्मल ही थी। और यहाँ पे 1 कोठरी वाले मकान से लेकर 12 कोठरी वाले मकानों तक के अवशेष जो है वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इसके निर्माण और इसके नियोजन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपका विविधता या फिर विभिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। जैसे बताए जाते हैं कि बड़े जो घर है, बड़े बड़े घरों में कुएँ, शौचालय, गुसल खाना सब कुछ होते थे, जबकि छोटे घरों के रूप में बैरक जैसे निर्माण मिलते हैं। मतलब कि देखो जो आपका बड़ा बड़ा घर है, अभी भी वर्तमान में देखिएगा बड़ा बड़ा घर में आपका सब कुछ अंडरग्राउंड ही मिलेगा, मतलब अंडरग्राउंड नहीं, मतलब कि घर के अंदर ही मिलेगा सब कुछ। तो पहले शौचालय, कुआं, गुसलखाना सभी जो है वो घर के भीतर ही मिलते थे बड़े बड़े घरों में। जबकि जो छोटे छोटे घर है वहाँ पे जो है छोटे घरों के रूप में बैरक जैसे निर्माण मिलते हैं, बैरक मिलता है। बैरक क्या है, तो एक तरह से समझिए कि लॉज जैसा, सबका बाथरूम एक। तो इस तरह करके अभी भी आप देखते होंगे रूम, जैसे ये अलग अलग रूम है, 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम है। इसका अटैच बाथरूम इधर है, इसका अटैच बाथरूम इधर है, इसका अटैच बाथरूम, इसका अटैच बाथरूम, इसका अटैच किचन है, यहाँ पे अलग किचन है, अलग किचन है, तीनों का सबका अलग अलग किचन है, चारों का। फिर देखते होंगे आप अगर हॉस्टल में रहते होंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम, इधर 5 रूम, 5 रूम है। 5 रूम के लिए देखिए यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम बना दिया गया जिसमें ये 5 व्यक्ति यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉमन किचन बना दिया गया जिसमें ये 5 व्यक्ति यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह करके दिखते हैं। तो बड़े बड़े घरों में सब कुछ अलग अलग था, जबकि छोटे घरों में सभी एक बैरक के रूप में यानी कि एक लॉज की जैसा था। तो बैरक मतलब एक ही में सबका यूज हो रहा है ऐसा। ठीक है ना, इसको भी आप समझिएगा। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कालीबंगा से प्राप्त निर्माणों में से सबसे बड़ा जो उपलब्धि है वो अग्निकुंड है, जो कि एक ही पंक्ति में 7 की संख्या में देखने को मिलती है। तो बताया जा रहा है कि कालीबंगा से, कहाँ से, तो कालीबंगा से हम लोगों को क्या मिला है, तो अग्निकुंड मिला है। और ये जो अग्निकुंड मिला है कालीबंगा से, उसमें बताया जा रहा है कि एक ही पंक्ति में, एक ऐसा पंक्ति है और इसी पंक्ति में जो है वो आपका 7 गो जो एक ही पंक्ति में 7 की संख्या में बने हुए थे ये कुंड।
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गो कुंड बना हुआ है एक ही पंक्ति में। तो इस तरीके से, तो ये कहाँ मिला? अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले, जो कि एक ही पंक्ति में बने हुए थे। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लीजिए, मुख्य मार्ग की छोटी गलियों को, मुख्य मार्ग जो है उसको छोटी छोटी गलियों के साथ जोड़ा गया था तथा घरों के द्वार मुख्य मार्गों पर ना खुलकर होकर वो गलियों में जाके खुलते थे। तो देखिए, ये मान लीजिए एक आपका मुख्य मार्ग गया है, ये आपका मेन रोड गया है, मुख्य मार्ग इसको बोला जा रहा है मेन रोड। यहाँ पे देख लीजिएगा, एक घर का दरवाजा यहाँ पे खुल रहा है, एक घर का, एक गली यहाँ गया, एक गली यहाँ गया, एक गली इधर गया, एक गली इधर गया। फिर देखिएगा यहाँ पे आपका एक घर इधर बनाया गया, इधर इधर बहुत सारा घर है, इधर घर है, इधर घर है, इधर घर है। घरों की जो दरवाजे थी वो आपका गलियों में जाके खुलता था, और ये गली से होते हुए आपको फिर मेन रोड में आना होता था। ये जो है वो पूरा आपका मेन रोड है, और जो है मेन रोड को छोटी छोटी गलियों के साथ जोड़ा जाता था, और जो घरों की जो दरवाजे हैं वो मुख्य मार्ग पे ना खुलकर गलियों में खुला करते थे। ठीक है, सोचो इतना ज़्यादा प्लानिंग इन लोगों का इतना बेहतर था। ठीक है ना, ये आप समझ लीजिएगा। और साथ ही साथ अभी अगर आपको भवन निर्माण की अगर बात की जाए, तो भवन निर्माण आपका ना दो तरह का भवन निर्माण देखने को मिलता है। कुछ कुछ भवन निर्माण जो है वो आपके सार्वजनिक मिलते हैं, कुछ कुछ जो भवन निर्माण है वो आपके व्यक्तिगत मिलते हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें तो कुछ भवन निर्माण जो है वो आपके व्यक्तिगत भी देखने को मिलते हैं, और कुछ कुछ जो भवन निर्माण जो है वो आपके सार्वजनिक रूप से भी देखने को मिलते हैं। यानी कि दोनों का यहाँ पे देखने को मिलता है। सार्वजनिक भवन की बात करें तो यहाँ पे आपका सभा कक्ष भवन भी मिल रहा है, स्नानागार मिल रहा है, अन्नागार मिल रहा है, ये सभी। अगर हम लोग व्यक्तिगत भवन की बात करें तो यहाँ पे घर मिल रहा है, एक रूम का घर यानी कि एक कोठरी का घर से लेकर आपका 12-12 कोठरी के घरों तक मिल रहा है। फिर यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि हर एक घर में जो है वो बड़ा घर, छोटा घर, ये सभी में आपका जो है वो डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिलती है। कैसे हैं वो देख लीजिए। बड़ा घर में सब कुछ सारा फैसिलिटी अवेलेबल था, छोटे घरों में उस तरह का जो है फैसिलिटी आपका अवेलेबल नहीं था। वो सभी एक आपका एक बैरक में ही देखने को मिलते हैं। कालीबंगा से 7 गो, मतलब कालीबंगा से अग्निकुंड भी मिला है, जिसमें आपका एक ही पंक्ति में 7 गो अग्निकुंड देखने को मिलते हैं। फिर बताया जा रहा है यहाँ पे जो है जो मेन रोड है उसको अलग अलग गली से जोड़ा जा रहा था, और जो घर का जो गेट था, मेन गेट, वो आपका गलियों में खुलता था, ना कि मेन रोड में। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो लाइन है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे दिखते हैं। तो मेन रोड स्मॉल गलियों या मेन रोड को छोटी छोटी गलियों से कनेक्ट किया गया था, इस तरह से वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। इसके बाद देख लीजिए, आपका एक मेन चीज़ आता है वो है आपका जल प्रबंधन। तो जल प्रबंधन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जल प्रबंधन को भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अभी तक हम लोग देखें आपका नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग के बारे में। नगर नियोजन में ही आपका भवन निर्माण आ जाएगा, कि भवन निर्माण भी इसका एक यूनिक विशेषता था। टाउन प्लानिंग में ही आपका जो है वो आपका जल प्रबंधन ये भी आ जाएगा, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। भवन निर्माण में अभी आपको बताया गया था कि सारे भवन एक जैसे थे लगभग, लेकिन फिर भी आगे आगे जो खोज हुआ, अन्वेषण हुआ, इससे पता चला कि भवनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलती थी। फिर हम देखते थे कि जो आपका पूर्वी जो भाग है वहाँ पर आपका दुर्गीकृत नहीं था, लेकिन जो पश्चिमी भाग था वो आपका दुर्गीकृत था, वेस्टर्न पार्ट। तो ऐसा मान्यता था कि जो दुर्गीकृत जहाँ पे है, यानी कि दीवार जहाँ पे मिल रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हुए थे, और जो निचला जो भाग था वहाँ पे श्रमिक या फिर छोटे लोग रहा करते होंगे, ऐसा ये माना जाता था। और यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग था, जो आपका नगर नियोजन था, वो बहुत ही वेल प्लान था, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक ना। और दुर्ग मतलब ऊंचाई पे, यानी कि टीला बोलिए या फिर ऊंचाई वाला क्षेत्र बोल दीजिए, ये होता है दुर्ग, यानी कि एक तरह से 4 दीवारी होता है उसको। ये भी आपको पता चल गया है। अब हम लोग इसके बाद जो है वो आपका जल प्रबंधन, इसके पढ़ते हैं हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि देखिए, ड्रेनेज सिस्टम अगर बेहतर होगा ना, तो कोई भी समाज बहुत ही फिर वो आपके लिए बढ़िया है। अगर ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया नहीं होगा तो आपका कभी आपको फ्लड जैसी समस्याएं, यानी कि बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलेगी, तो कभी कभी आपको ड्रॉट यानी कि सूखा जैसी समस्या भी देखने को मिलेगा। अभी देखते होंगे हाल फिलहाल में, तो दिल्ली जैसे इलाकों में जब ये बरसात का मौसम आता है, पानी इतना ज़्यादा भर जाता है कि जो है लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, जल प्रबंधन बढ़िया नहीं है। बिहार जैसे राज्यों में देखते होंगे तो कोसी नदी के द्वारा वहाँ पे आए दिन बाढ़ होते रहता है, बाढ़ आ जाता है। अभी भी पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है लगभग अधिकांश भाग। 2025 में देखेंगे कि आपका पंजाब में भी बाढ़ आ गया था। ये सभी क्या दिखा रहा है? ये हम लोग का जो है फेलियर को दिखला रहा है कि अगर आप जल प्रबंधन जो है ड्रेनेज सिस्टम को बढ़िया नहीं किए हैं
कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो सोचिए आज से इतना हज़ारों साल पहले जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था वहाँ पे जल प्रबंधन के लिए बाकायदा काम किया गया था, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल प्रबंधन के बारे में क्या है क्या नहीं है। जल प्रबंधन को थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देखते हैं। जल प्रबंधन के बारे में हम लोग देखिए तो बताया जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन एवं भवन की जानकारी का सर्वश्रेष्ठ जो है वो स्वरूप, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग और वहाँ पे जो भी भवनों की जो जानकारी है तो भवनों की जानकारी का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, बनावली इत्यादि जैसे प्रमुख स्थलों से ये सब देखने को मिलते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखिए आपको बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन और भवन जो है इन लोग की जानकारी एक तो यूनिक विशेषता था ही, जिसका जानकारी हम लोगों को चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली इत्यादि से मिला है या फिर हड़प्पा जैसे जगहों से मिला है। लेकिन इसके अलावा भी हड़प्पा सभ्यता में जो जल प्रबंधन था इसके नगर नियोजन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये भी थी, यानी कि जल प्रबंधन ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी बहुत ही बेहतरीन था यहाँ का। तो नगर नियोजन भी जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचानों में से एक थी। यहाँ के आवासीय भवन में स्नानागार और पानी निकलने के लिए नालियों का प्रयोग एवं कुआं का निर्माण इसे विशिष्ट बनाता है। तो इस सभ्यता में बताया जा रहा है कि जो नगर नियोजन था उस नगर नियोजन में जो भी आवासीय भवन थे जहाँ पे लोग रहते थे, निवास करते थे, उसको बोलते आवासीय भवन। वहाँ पे आवासीय भवनों में जो स्नानागार है और साथ ही साथ जो पानी निकलने के लिए जो नाली वगैरह का जो व्यवस्था किया गया था और जगह जगह पे जो कुओं का निर्माण किया गया था वो इसको बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट यानी कि यूनिक बनाता है। फिर बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार हम लोगों को देखने को मिलता है। कहाँ से? तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिलता है। देखिए अगर अन्नागार की बात कीजिएगा तो आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों से मिला है, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। वहीं अगर हम लोग विशाल स्नानागार की बात करें तो वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, जहां एक कुआं बना हुआ है जिसमें से पानी निकालकर हौज में डाला जाता था तथा हौज का पानी स्नानागार में जाता था। तो देखिए कैसे कैसे है। सबसे पहले यहाँ देखते होंगे कि जो आपका स्नानागार बना हुआ है, विशाल विशाल स्नानागार बना हुआ है नहाने धोने के लिए या फिर कुछ और भी उद्देश्य के लिए बनाए गए होंगे। तो बताया जा रहा है कि एक एक कुआं बनाया जाता था और कुआं से पानी भरकर एक हौज बना हुआ था, उस हौज में डाला जाता था और वो जो हौज था वो पानी जो है वो स्नानागार से वो कनेक्टेड था, हौज खुद, और पानी जो है वो कुआं से निकाल के हौज में डाल देते थे और हौज से जो पानी हो वो आपका स्नानागार में चला जाता था। सोचिए इतना बेहतरीन था। तथा स्नानागार से जो गंदा पानी है उस गंदा पानी को निकलने के लिए भी नाली का निर्माण किया गया था। तो एक पानी जाने के लिए भी उसमें व्यवस्था था और गंदा पानी निकलने का भी व्यवस्था था। अब बताया जा रहा है कि तथा स्नानागार से गंदा पानी निकलने के लिए नाली का निर्माण किया गया था जिसके द्वारा गंदा पानी निकाला जाता था। तो सोचिए मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है जहाँ पे बोला जाता था कुआं से पानी निकाल के हौज में डाला जाता था और हौज का पानी स्नानागार में जाता था और स्नानागार से जो गंदा पानी है उसको निकलने के लिए भी एक नाली का प्रयोग किया गया था, नाली का निर्माण किया गया था जिससे जो गंदा पानी जो है वो नाली से निकल जाता था, मतलब नालियों के सहारे निकलता था स्नानागार से। बाप रे बाप। फिर देख लीजिए इसी प्रकार चनहुदड़ो में मिट्टी की पक्की हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया था। तो जैसे अभी मोहनजोदड़ो का एग्जांपल दिए उसी तरह हम लोग देखते हैं चनहुदड़ो की बात करते हैं। तो चनहुदड़ो में ना मिट्टी का पाइप मिला है, वो कि आपका पक्की मिट्टी का, तो जो मिट्टी है उसको पकाया गया है, उसको फिर पाइप नुमा नाली बनाया गया है। तो वहाँ पे पक्की मिट्टी का पाइप नुमा नाली का प्रयोग किया गया है चनहुदड़ो में पानी निकालने के लिए। और अगर हम लोग धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा नामक स्थान पर वहाँ के निवासी के द्वारा जल संरक्षण की तकनीक जानते थे। तो जो आपका धौलावीरा के जो निवासी हैं वो जल संरक्षण की तकनीक जानते थे। धौलावीरा की जो निवासी है वो जल संरक्षण यानी कि वाटर क्या है इसका इम्पोर्टेंस जानते थे और ये लोग जल को संग्रहित करते थे। तो जैसे हम लोग चनहुदड़ो में देखें कि वहाँ पे
पाइप का प्रयोग हुआ है नालियों के रूप में, जो कि पक्की मिट्टी का बना हुआ था। उसके बाद धौलावीरा के जो निवासी है वो जल संरक्षण की तकनीक जानते थे और उन्होंने वहाँ पे बांध भी बनाया था, बताइए, डैम वगैरह भी बनाए थे। और जलाशयों में पानी को वो लोग संग्रहित करते थे, तो जो आपका जलाशय है वहाँ पे पानी को संग्रहित भी किया जाता था। और खुदाई के दौरान वहाँ से विशाल जलाशय का भी साक्ष्य मिला है। तो जब आप देखेंगे, जब खुदाई किया गया था धौलावीरा का, तो धौलावीरा का जब खुदाई हुआ तो वहाँ से विशाल जलाशय का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से विशाल विशाल जलाशयों का भी जो है वो आपका साक्ष्य देखने को मिलता है। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के नगरों में घरों का पानी बहकर सड़कों के बड़े बड़े नालियों में जाके गिरता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नगर थे, नगरों में जो घर थे, घरों का जो पानी है वो पानी पाइप के सहारे जाता था और बड़े बड़े नालियों में जाकर वो पानी जो गिरता था। और ये जो बड़ी नालियाँ हैं वो ईंटों और पत्थरों से बनी होती थी, बताइए, ये ईंटों से और आपका पत्थरों से बनी हुई थी बड़ी बड़ी नालियाँ। और इसमें जो है वो मेन हॉल भी बने हुए थे, जो कि संभवतः सफाई के उद्देश्य से बनाए गए होंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि नालियों में बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह जमा हो जाता है, और जब तक उसको कचरा को आप निकालिएगा नहीं तो नाली फंस जाता है, जाम हो जाता है, पानी जबे निकलता है। तो ऐसे में नालियों में बीच बीच में मेन हॉल भी बनाया गया था, ताकि अगर कभी कचरा जो है वो फंस जाए तो उसको निकाला भी जाए, सफाई किया जाए। तो सोचिए, इतना सोचते थे उस समय के लोग। तो ये आपका जो है वो जल प्रबंधन के बारे में कुछ कुछ बातें बताया गया था कि चंदहुदड़ों में नाली का प्रयोग हुआ, पाइप नुमा। धौलावीरा में जो है वो जल संरक्षण की तकनीक जानते थे, इन लोग जलाशयों का प्रयोग करते थे, जल को संग्रहित करने के लिए बांध भी बनाए थे। साथ ही साथ इस सभ्यता में जो है वो नगरों का जो पानी है, नगरों में जो जो घर है उनका पानी जो है वो बड़े बड़े नालियों में जाके गिरता था सड़कों के किनारे। और यहाँ पे जो नालियाँ हैं वो ईंट और पत्थर के बनाए जाते थे, और इनमें मेन हॉल भी हुआ करता था, जो कि संभवतः साफ सफाई के उद्देश्य से बनाए जाते थे। फिर आपका बताया गया था कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था, जहाँ पे एक कुआं भी बनाया गया था, कुआं का पानी हौज में जाता था। हौज जो है वो विशाल स्नानागार से कनेक्टेड था। स्नानागार से गंदा पानी, बाकायदा गंदा पानी निकलने का भी उसका भी सोर्स बनाया गया था, उसके लिए एक पाइप बनाया गया था जिससे वो गंदा पानी बाहर निकलता भी था। ठीक है ना, ये यहाँ तक बात आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए, बताया जा रहा है कि यहाँ के प्रत्येक मकान में आंगन, कुआं, स्नानागार तथा ढकी हुई नालियाँ बनी होती थी। तो प्रत्येक घरों में, हर एक घर में आंगन में, प्रत्येक घर का जो आंगन है वहाँ पे कुआं होता था, स्नानागार होता था और ढकी हुई नालियाँ होती थी। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा ये लोग हम लोग से ज़्यादा एडवांस था। तो हर एक घरों के आंगन में कुआं, स्नानागार और ढकी हुई नालियाँ होती थी। आगे देख लीजिए, बड़े मकानों में ऊपर की मंजिल का गंदा पानी नीचे लाने के लिए मिट्टी के पाइप का प्रयोग किया जाता था। तो जो बड़े बड़े मकान हैं, जहाँ पे 2 मंजिला मकान होते होंगे, 2 मंजिला 3 मंजिला, तो ऊपर का पानी नीचे भी लाना है ना, तो उसके लिए पाइप का सहारा ये लोग लेते थे। और ये लोग जो पाइप है वो पकी हुई मिट्टी का प्रयोग करते थे, उसी को ही लोग पाइप बनाते थे। नालियों के निर्माण में ईंट, पत्थर और चूने का भी प्रयोग किया जाता था। तो नालियों का निर्माण करने के लिए लोग ईंट का, पत्थर का, फिर आपका बताया जा रहा है मिट्टी का जो है, पकी हुई मिट्टी का, इसका भी लोग प्रयोग करते थे। ईंटों का, पत्थरों का, पकी हुई मिट्टियों का ये लोग प्रयोग करते थे नालियों वगैरह के निर्माण करने में। और साथ ही साथ जो है वो आपका चूना का भी ये लोग प्रयोग करते थे, चूने का भी। ठीक है, आगे देख लीजिए, नालियों के किनारे कहीं कहीं गड्ढे बनाए हुए होते थे। तो नालियों के किनारे कहीं कहीं पे क्या, तो कहीं कहीं पे जो है वो आपका गड्ढा भी बनाया जाता था। संभवतः नालियों के द्वारा निकला हुआ कूड़ा करकट इन्हीं गड्ढों में जाकर जमा जो है वो कर दिया जाता था। तो नाली, ये देख लीजिए नाली है, तो नाली किनारे के यहाँ पे गड्ढा बना दिया, एक गड्ढा यहाँ पे, एक गड्ढा यहाँ पे, एक गड्ढा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नाली में जो आपका कूड़ा करकट है इसको निकाल कर इसमें गड्ढा में भर दिया जाता था, और ये जो गड्ढा है इसको फिर ढक दिया जाता था, या फिर इससे कचरा निकाल के बाद में फेंक दिया जाता था। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि पाइप बनाने के लिए लोग ईंट का, पत्थर का, पकी हुई मिट्टी का और चूने का प्रयोग करते थे। और नालियों के किनारे किनारे कहीं कहीं पे गड्ढे बनाए जाते थे, कहीं कहीं पे, सब जगह नहीं। और ऐसा संभवतः ऐसा माना जाता था कि जो नालियों के द्वारा जो निकाला गया जो कूड़ा करकट है वो इसी गड्ढों में जाकर जमा कर दिया जाता होगा। ठीक ना, आगे देख लीजिए, यहाँ पे देखते होंगे तो बीच बीच में क्या था आपका, कि बीच बीच में जो है वो आपका यहाँ पे देखते होंगे कि हम लोग वर्तमान में जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं वर्तमान समय में घर के छतों के ऊपर। ठीक है ना, तो ये हम लोग करते कि नहीं करते हैं।
तो हम लोग ये भी जान लीजिए कि अगर कोई भी सोसाइटी जो है, कोई भी समाज जो है, वहाँ पे जल को संचयन करने का और जल को निकासी करने का, ये दोनों अगर बेहतर होगा सोसाइटी में, किसी भी समाज में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पानी आ रहा है तो पानी को स्टोरेज करो, ताकि जब पानी का कमी हो तब आपका वो उपयोग में लाया जा सके। और जब पानी बहुत ज़्यादा है तो उसको निकासी करने का भी ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। जल को संचयित करने का भी तरीका बढ़िया होना चाहिए, जल को निकालने का भी जो है वो निकासी का भी तरीका बढ़िया होना चाहिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों बढ़िया था। जल संचयन के लिए धौलावीरा जैसे जगहों पे देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो आपका वर्षा जल का संग्रहण किया जाता था। फिर देखिए हम लोग वहाँ पे बांध बनाए जाते थे। फिर हम लोग देखिए बांध के अलावा वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वहाँ बताया जाता है कि जो है वो जल संरक्षण की तकनीक जानते थे और उन लोग जलाशयों में जो है वो पानी को संग्रहित करते थे। फिर हम लोग देखें कि वहाँ पे जो है वो धौलावीरा में दिखते हैं कि वहाँ पे बेहतर नालियों का प्रयोग किया गया था कि जल को निकालें। तो अगर कभी भी अगर आप देखिएगा तो जल प्रबंधन जो संकट है वो वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो बताया जाता है कि जल प्रबंधन जो संकट है इसको वर्तमान समय के साथ इसको जोड़ा जा सकता है कि जो आपका सिटी फ्लड जो मैनेजमेंट है, जो कि अब बहुत ही बड़ा डिजास्टर बन गया है, आपदा बन गया एक तरह से देखा जाए, तो इसको आप जोड़ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने मतलब कि अप्रोप्राइट थे कि उस समय इस सभी समस्याओं से निपटने के लिए उन लोग बाकायदा पूरा प्लानिंग किए हुए थे। इसलिए तो हम लोग इसको सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये आम था ही नहीं, बहुत ही खास था। आगे देख लीजिए, यहाँ पे निष्कर्ष में बोला जा रहा है कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल संरक्षण एवं नालियों की यह व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता की एक अद्भुत व्यवस्था थी। तो हड़प्पा सभ्यता में नालियों का ये जो व्यवस्था है, साथ ही साथ जो जल का संरक्षण है, वो हड़प्पा सभ्यता की एक अद्भुत व्यवस्था थी, एक एकदम यूनिक था, यूनिक आइडेंटिटी था इन लोग का, विशिष्ट पहचान था इन लोग का, जो कि समकालीन सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता था। और भी सभ्यता था वहाँ पे ऐसा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा नहीं मिलता था, मिलता भी होगा तो बहुत ही छोटे पैमाने पे मिलता होगा, लेकिन इतना बड़ा पैमाने पे ये नहीं मिलता होगा। ठीक है, ये था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है आपका जल प्रबंधन के बारे में। तो अभी तक अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में देख रहे थे, विशेषताएं के बारे में, जिसमें हम लोग विशिष्ट व्यवस्था यानी कि यूनिक आइडेंटिटी के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन के बारे में। और नगर नियोजन में भी हम लोग सबसे पहले नगर नियोजन क्या था इसके बारे में जाने। फिर हम लोग देखें कि ये जो नगर नियोजन जो था वो आपका ग्रिड पद्धति पे भी आधारित था। ग्रिड पद्धति की बात करें तो वो आपका हो गया एक तरह से देखिएगा तो आपका देखते होंगे एकदम समकोण पे ये बांटता था, ग्रिड पद्धति पे इस तरह करके एकदम पूरा इन लोगों का घर जो है बनाया जाता था। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसका भी मैप वगैरह भी दिखाएंगे आपको, तब वहाँ से थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखते हैं हम लोग इस व्यवस्था में सड़कों के बारे में देखते हैं। सड़कों के बारे में देखिए तो बताया जा रहा है कि नगरों की सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा को तथा पूर्व से पश्चिम दिशा को एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो बताया जा रहा है जो सड़कें हैं ये है समकोण पे काट रहा है, यहाँ पे बना है समकोण पे, तो ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। तो नगर की जो सड़कें हैं वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दिशा में एक दूसरे को 90 डिग्री यानी कि समकोण पर काटती हुई जाती थी। इस प्रकार सड़कों से नगर कई वर्गाकार और कई आयताकार भागों में बंट जाता था। अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ आपका एक वर्गाकार हो गया, अगर देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक आयताकार हो गया। तो इस प्रकार से जो सड़कें हैं वो नगर को कई वर्गाकार और कई आयताकार भागों में इससे बांटा जाता था। नगरों की प्रमुख सड़कें काफ़ी चौड़ी होती थी, यानी मेन रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता था, ये स्वाभाविक सी बात है। अब मोहनजोदड़ो की प्रमुख सड़क जो है वो लगभग 34 फीट चौड़ी थी। कितना? 34 फीट, बाप रे बाप। और सभी जो मेन जो रोड है वो आपका गलियों में अलग अलग गलियों से जुड़ा होता था। और मोहनजोदड़ो में जो आपका मेन रोड जो था मुख्य सड़क वो आपका 34 फीट चौड़ा था। बड़ी बड़ी सड़कों से मिलने वाली गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी सड़कों से मिलने वाली गलियाँ भी काफ़ी चौड़ी होती थी। कोई भी गली जो है वो आपका 4 फीट से कम नहीं था। तो यहाँ पे जो गली वगैरह भी मिलता था जो कि मेन रोड से कनेक्टेड था वो भी चौड़ी थी, 4 फीट से कम कोई भी नहीं था। फिर बोला जा रहा है कि सड़कें जो है वो कच्ची होती थी, फिर भी
उन पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता था। सड़कें कच्ची होती थी लेकिन वो गंदा नहीं होता था, उन पे स्वच्छता का जो है वो जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, पूरा ध्यान रखा जाता था। सड़कों के किनारे कूड़ा करकट जो है इकट्ठा करने के लिए गड्ढे भी बनाए जाते थे। सड़कों के किनारे गड्ढे भी बनाए जाते थे जहाँ पे जो भी गंदगी होगा, कूड़ा करकट होगा, एक तरह से डस्टबिन के जैसा, इसलिए सड़कों पर कभी भी गंदगी नहीं फैलती थी। अगर कोई गंदगी हुआ भी तो उसको जो है वो गड्ढे में डाल देते थे। बताया जाता है कि डॉक्टर मैके का कथन है कि सड़कों का विन्यास कुछ इस प्रकार से था कि हवा स्वयं ही सड़कों को साफ करती थी। तो एक आपके इतिहासकार है डॉक्टर मैके, वो कहते हैं कि सड़कों का विन्यास यानी कि सड़कों का जो डिजाइनिंग है कुछ इस प्रकार था कि जो हवा है वो खुद ही स्वयं ही सड़कों को साफ कर देती थी, यानी कि सड़क के ऊपर जो भी गंदगी है वो उड़ के गड्ढों में चली जाती थी। ऐसा आगे देखिए, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए जाते थे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर दीप स्तंभ यानी कि एक तरफ से स्ट्रीट लाइट ये बने हुए होते थे। स्ट्रीट लाइट इस तरह का संरचना देखने को मिलता है, स्ट्रीट लाइट के जैसा जो वो आपका संरचना देखने को मिलता है। तो सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाए जाते थे और थोड़ी थोड़ी दूर पर दीप स्तंभ बने होते थे यानी कि स्ट्रीट लाइट, जिससे पता चलता है कि सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की पूरा व्यवस्था था। तो रोशनी का भी व्यवस्था था क्योंकि दीप स्तंभ जो है वो लगाए जा रहे हैं और छायादार वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। नगरों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था और सड़कों के किनारे कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते थे। एक वो आपका मिट्टी का बर्तन भी रखा जा रहा है और एक तरफ जो है वो आपका गड्ढा भी किया जा रहा है ताकि उसमें वो आप कूड़ा करकट को डाल दो। अथवा सड़कों के किनारे गड्ढे भी खोदे जाते थे। नगर कूड़े करकट को नगर से बाहर फेंकने की व्यवस्था भी था। तो नगर का जो भी कूड़ा करकट है उसको नगर के बाहर फेंकने की भी व्यवस्था थी, यहाँ से इसको ले जाकर कहीं और भी डंपिंग करना है जो है गंदगी को, ऐसा भी था। बाप रे बाप। फिर देख लीजिए, नगर की स्वच्छता, वृक्ष तथा रोशनी एवं कूड़ा करकट प्रबंधन आदि को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जाता है या फिर ऐसा अनुमान लगता है कि नगर सुव्यवस्था के लिए नगर पालिका जैसी संस्था अवश्य ही उस समय रही होगी। तो बताया जा रहा है आपको कि ये जो इतना नगरों को साफ सफाई पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, वृक्ष के ऊपर, रोशनी के ऊपर, कूड़ा करकट के ऊपर, प्रबंधन के ऊपर, ऐसा ध्यान, इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि इससे एक अनुमान लगता है कि उस समय नगर सुव्यवस्था के लिए, नगरों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, नगरों के ऊपर इतना साफ सफाई देने के लिए नगर पालिका की जैसी कोई भी संस्था उसमें अवश्य रही होगी। जैसे भी आपका नगर पालिका, नगर परिषद देखने को मिलता है जो कि नगरों का जो है वो ख्याल रखता है, उसी तरह उस समय इस तरह की कोई संस्था रही होगी। वरना कोई क्यों इतना ध्यान देगा भाई, आप ही सोचो ना। इतना ध्यान कोई देगा क्या? नहीं देगा कोई इतना भी ध्यान, आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा ध्यान जो है वो कोई भी क्यों देगा? सार्वजनिक स्थलों में कोई ध्यान देता है क्या? हम ही लोग अभी देखते हैं रोड पे गंदगी होता है, हम लोग ध्यान देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना। अपने मोहल्ले में तो ध्यान देते ही नहीं, तो रोडों पे, मेन रोड पे कहाँ ध्यान देंगे? तो ये सब नगर पालिका वगैरह का ही काम होता है। तो बताया जा रहा है कि उस समय ऐसा होगा, पॉसिबल है, ऐसा हुआ होगा कि नगर पालिका जैसी कोई भी संस्था अवश्य ही उस समय रही होगी, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कुएँ भी जो है वो भी मिले हैं, जो कि कुआँ जो है ये भी आपका नगर नियोजन का ही पार्ट है। तो बताया जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो अपने उपयोग के लिए जो जल है वो कुआँ से प्राप्त करते थे। तो कुएँ लोग खुदवाते थे और अपने उपयोग के लिए जो जल है वो कुओं से ही प्राप्त करते थे। बताया जाता है कि इन कुओं की जो चौड़ाई है वो आपका 2 से लेकर 7 फीट तक होती थी। ऐसे चौड़ा होता था 2 से लेकर 7 फीट तक। जनता के लिए सार्वजनिक कुएं तो होते ही थे, परंतु अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए लोग अपने घरों में भी कुएं वगैरह खुदवाते थे। तो लोगों के लिए, जनता के पास व्यक्तिगत कुएं भी होते थे और सार्वजनिक कुएं भी होते थे, जहाँ से लोग जो है वो अपनी जल की आवश्यकता को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाते थे, ठीक है ना। तो ये रहा ये जो है वो आपका हम लोग पढ़े हैं क्या, तो हम लोग देखे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो है आपका जो विशिष्ट व्यवस्था था, विशिष्ट पहचान था नगर नियोजन, उसको हम लोग पढ़े, टाउन प्लानिंग को। ये विशिष्ट इसलिए है क्योंकि खास इसी सभ्यता में देखने को मिली है। और नगर नियोजन में हम लोग विशाल स्नानागार भवन निर्माण के बारे में पढ़े। फिर हम लोग जो है वो जल प्रबंधन, सड़क,
इसके बारे में पढ़े, स्नानागार और अन्नागार का भी जिक्र किया इसी में, और साथ ही साथ जो है वो आपका कुओं का भी हम लोग इसमें यूज किए, कुओं का, सड़कों का, इन सभी का यूज हम लोग किए इसमें। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका सामाजिक जीवन है ये थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये एक क्लास इसका पूरा लगेगा, तो इसको हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग जो है वो थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और राजनीतिक जीवन को हल्का सा देखने के बाद हम लोग राजनीतिक जीवन देखने के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है इसका हम लोग मैप देखेंगे, और वो जो मैप है वो आपका हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि अभी समय का थोड़ा सा अभाव है, तो अभी वो मैप आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम लोग इसका एक डायग्राम देखेंगे बाकायदा, और डायग्राम से भी हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो अभी हम लोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन देखेंगे इसी में, क्योंकि ये एक ही पेज का है, छोटा सा है, इसको हम लोग थोड़ा सा स्पीड देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन देखिए, तो बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के विषय में कोई सीधा साक्ष्य हम लोगों को नहीं मिला है, कोई भी सीधा साक्ष्य नहीं मिला है। विद्वानों ने बस अनुमान के आधार पे कुछ संकल्पनाएं देने की कोशिश किया है, तो केवल उन लोग कुछ संकल्पना दिया है, वो भी अनुमान के बेसिस पे ही। बताया जाता है कि ऐसा लगता है कि इनका शासन जो है वो सुदृढ़ दुर्गों के द्वारा होता था, यानी कि इन लोगों का जो शासन था एक तरह से जो आपका सुदृढ़ दुर्ग है, दुर्गों के द्वारा ये होता था। और बताया जा रहा है कि जो जिधर दुर्गीकृत भवन थे उन लोग तरफ आपका ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे, और आपका पूर्व की साइड जो कि दुर्गीकृत नहीं था, चार दीवारी के अंदर नहीं था, वहाँ पे आपके छोटे लोग रहा करते थे। बताया जा रहा है कि साम्राज्य की जो राजधानियाँ के रूप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का अस्तित्व आया है, तो राजधानियाँ के रूप में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आया है साम्राज्य का राजधानी के रूप में। कुछ लोगों ने इसके शासन को पुरोहितों के द्वारा चलाए जाने की बात की है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसका जो शासन है वो पुरोहितों के द्वारा चलाया जाता था, जैसे कि सुमेर यानी कि सुमेरियन आदि स्थानों में होता था। तो मेसोपोटामिया जिसको हम लोग सुमेरियन सभ्यता कहते हैं, वहाँ पे जो है वो आपका पुरोहितों के द्वारा शासन चलाया जाता था। लेकिन किसी धार्मिक संस्था के अवशेष यहाँ पे नहीं मिले हैं, और इससे कोई भी आधार नहीं मिल सका है। तो देखिए धार्मिक संस्था का भी कोई भी यहाँ पे जिक्र हम लोग को नहीं मिला है, ना ही कोई अवशेष मिला है, तो ऐसे हम लोग किसी भी जो है वो कंक्लूजन पे नहीं जा सकते हैं। आगे देखिए, एक और संकल्पना दिया गया है कि व्यापारियों के श्रेणियों के द्वारा शासन की जाती होगी, तो यहाँ पे व्यापारी श्रेणी होते होंगे और अलग अलग श्रेणियों के द्वारा ही यहाँ पे शासन की जाती होगी, ये एक अलग संकल्पना है। इसे मानने के पीछे तर्क है कि हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं थे। देखिए हड़प्पा के जो लोग थे वो युद्ध वगैरह नहीं करते थे, ये लोग हड़प्पावासी युद्ध प्रिय नहीं थे, बल्कि शांति और समृद्धि चाहते थे। और कोई भी समाज इतना ज़्यादा व्यापार तभी कर पाएगा जब वहाँ पे वो युद्ध नहीं करेगा, शांति रहेगा, समृद्धि की चाहत रखेंगे, तभी कोई भी जो है क्या बोलते हैं सभ्यता, वहाँ पे व्यापार वगैरह इतना ज़्यादा फल फूल पाएगा। नहीं तो अगर आप लड़ते झगड़ते रहेंगे और वंशों के जैसा, तो आप उसी में उलझे रहेंगे, तो व्यापार वगैरह कहाँ ही कर पाइएगा। तो इनकी रुचि जो है वो विजय और साम्राज्य विस्तार में नहीं थी, इनकी रुचि विजय और साम्राज्य विस्तार में कहीं भी नहीं था, बल्कि व्यापार और वाणिज्य में इनकी जो है रुचि देखने को मिलती थी। इस तरह राजनीतिक स्थिति के बारे में कुछ भी निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। तो राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई ऐसा जानकारी हम लोग के पास अवेलेबल ही नहीं है, तो हम लोग कोई निश्चित जो है वो निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसमें दो तरह का आपका संकल्पना है। एक संकल्पना है कि इसका जो शासन है वो आपका सुदृढ़ दुर्गों के द्वारा होता होगा, एक तरफ बड़े लोग एक तरफ छोटे लोग रहते हैं। फिर इसकी जो राजधानियाँ हैं, राजधानियाँ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो है अस्तित्व था, और बताया जा रहा है कि यहीं पे जो है बड़े बड़े लोग रहते थे, और इन्हीं के द्वारा जो है पूरा पुरोहितों के द्वारा जो है वो आपका पूरा शासन चलाया जाता होगा। दूसरा संकल्पना जो है वो बोलता है कि यहाँ पे व्यापारियों के श्रेणियों के द्वारा शासन यहाँ पे चलता होगा, क्योंकि जो व्यापारी है वो कभी भी युद्ध वगैरह नहीं चाहेंगे, वो शांति चाहेंगे, समृद्धि चाहेंगे। और ये लोग जो है वो आपका इनका जो रुचि विजय में और आपका साम्राज्य विस्तार में नहीं था, इन लोग जो है व्यापार और वाणिज्य में इन लोग का रुचि था, और ये लोग उसी को ही आगे बढ़ाते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो राजनीतिक स्थिति के बारे में हम लोगों के पास कुछ भी निश्चित पूर्वक कोई भी जानकारी नहीं है, तो हम लोग उसको बोल भी नहीं सकते हैं। तो आई होप ये जो है वो आपका समझ में आया होगा। तो आज हम लोग दो टॉपिक पढ़े, एक हम लोग पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता का जो है यूनिक जो विशेषता है, यूनिक जो फीचर्स है उसको पढ़े, और दूसरा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन देखें।
आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा। कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो नगर नियोजन है इसका हम लोग थोड़ा सा फिगर वगैरह देख लेंगे 5 मिनट में, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि फिगर के माध्यम से कुछ ज़्यादा ही अच्छा समझ में आता है। उसके बाद जो है वो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन देखेंगे। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जो है जीवन के बारे में देखेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो आपका धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। तो तीनों बड़ा बड़ा सेक्शन है, तीनों को एक एक क्लास में हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो आपका इसके आगे की चर्चा करके इसको भी हम लोग जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, और कल के लेक्चर में हम लोग जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।